ऑफ सेशन में प्रोसिक्यूशन चलाना होता है तो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हैं। हम्म, बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा किसी और कोर्ट में, यानी कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में हम्म, अगर कोई प्रोसिक्यूशन चलाना होगा, तो हम्म, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सबॉर्डिनेट्स जो हम्म, उनको हेल्प करते हैं बाकी केसेस में, हम्म, एज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और हम्म, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम्म, जो नाम भी उनका हो, हम्म, वो वहाँ पर अपीयर होंगे और कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे। हम्म, ठीक है। ये आपने बिल्कुल सिंपल और जनरल वे में बताया है, नो डाउट। यस। तो ठीक है, कीप इट सिंपल, बट मेरा ये सजेशन होगा आपको प्रियंक कि थोड़ा सा लीगल प्लस सिंपल रखें, ताकि पता हो। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि यस सेक्शन सर। 24 से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 24 के पहले भी कहीं कुछ है, वो आपको पता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता है, क्योंकि आप नेलम थे तो पता है। मतलब इसका जो टू बेसिक, यू सर। हाँ। हाँ, टू यू, टू यू वहां से आप बताइए डेफिनेशन क्लब। कि टू यू में डेफिनेशन है, और टू यू के डेफिनेशन में कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही होगा जो सेक्शन 24 में दिया गया है, 24 क्वालिफिकेशन। में। हाँ, यस अब सर। आप बताइए, यानी शुरुआत आपने टू यू से करनी है, फिर आप 24 पर जाइए, फिर आप 25 पर जाइए। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में कि एपीओ क्या होता है, एपीओ का फंक्शन क्या होता है, ये चीज अगर पूछी जाए, तब क्या 25। हाँ जी, बताइए। सर मैं हाँ बोलूँ हाँ क्या? जी, सुनता हूँ जी, बताइए बताइए। सर हाँ APO basically it is given in under the section 2U, section हाँ 24, section 25, section 25A, section 301, 302, 303. हाँ। Okay, and the power of आप एक काम करिए, थोड़ा सा मेरे को सेक्शन आराम से बताइए, कौन कौन सा सेक्शन आप बता रहे हैं, एक नोट डाउन। हाँ, सेक्शन 2U। 2U हाँ, and section 24, 25, 24, 25, 25A, 25A। 301, 302, 303. ठीक है। And power of APO is given under the section power of PP. In fact, it is given under the section 321, ओके। and I think and article 21, article 22. आर्टिकल 21, 22। तो ओके, और कुछ? सर इतना ही। ओके ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्दा ये अब ये रह गया कि अब इसमें से जो हम लोगों के लिए है कि भाई इसमें से एपीओ के लिए कौन कौन सा सेक्शन, एपीओ के लिए। This article 25, sorry, section 25, 25A, हाँ, सेक्शन 25, 25A। ओके। हाँ, और 302, 302। और कुछ? नहीं सर। और कोई ऐड करना चाहते हैं आप में से, कोई भी, गौतम? सेक्शन 24 भी होगा सर। 24 भी होगा, ठीक है, 24 भी होगा, टू और यू। कुछ? टू 321 यू तो होगा सर, क्योंकि विद हाँ ठीक है, मैंने 321 भी नोट कर दिया है, 321, और इसके अलावा? सर डेफिनेशन क्लाउज वाला होगा इसमें ऐड या? ठीक है, वो भी देखते हैं। अब इनको जो, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास यस सर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम से कम आप मेरे को खुल के बताएंगे, तो मुझे पता चल यस जाएगा सर। कि किस पे कितना मेहनत करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो कितना मेहनत करना यस सर। चाहिए, कितने में काम चल जाएगा, उसके हिसाब से करना है, क्योंकि हमेशा शॉर्ट टाइम देता है बीपीएससी, ये तो सबको पता है, ये तो बताने की यस बात ही है ना। सर ये 96 बच्चे का होगा 3 घंटे में, तो मतलब सर। कैसा होगा? सोच लीजिए कितना समय देंगे, कितना मिनट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि आएगा, नाम बताएगा, निकाल लो बस। बस बस, नहीं ऐसा नहीं है, वो टाइम तो खींचेंगे थोड़ा, 2-4 मिनट तो लेंगे लेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट मान के चलिए, मोटा मोटा लेंगे। अब अगर 5 बजे तक लेने का टाइम है तो 7 बजे तक लेंगे, रात तक। नहीं नहीं सर, ये 96 में जो बोल रहा हूँ ना, दैट विल फॉर द फर्स्ट बैच ओनली। इन हाँ फर्स्ट बैच वी विल हैव 96 चिल्ड्रन। ठीक है, 96 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो समझ गया। तो मतलब इंटरव्यू का टाइमिंग अगर लेंगे तो कितने बजे से टाइमिंग? 9:30 to 12:30 में 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए? हाँ। अगर अब ये देखिए, ये टाइमिंग बहुत, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी कल मेरे से कोई बता रहा था कि सर इसका सेकंड अलॉट भी होगा, यानी कि जो लंच के बाद में यस सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद भी 96 दो बचे। शिफ्ट में सर, हाँ, डेली। तो वही कह रहे हैं कि जो सेकंड शिफ्ट में है वो 5 बजे तक का होगा। हाँ। तो यस सर। 5 बजे तक का लिखा है ऑन पेपर, वो 6:30 तक चला जाएगा, 7 भी जा सकता है। ये मेरे कहने का मतलब है। ये लोग 7 बजे तक भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा लेना ही है। 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे पूछेंगे, 2-2, 3-3 मिनट के लिए पूछेंगे तो पूछेंगे।
बट नॉलेज जो है अपना उसी हिसाब से बताना है, ज्यादा नहीं है। और बाकी तो चीजें हैं। देखिए अब इसमें से आप लोगों ने जो भी सेक्शंस बताए ऑलमोस्ट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन में। लेकिन हम लोग को बेसिकली अगर एकदम स्पेसिफिक टारगेट करना है एपीओ पर, तो एपीओ क्या होता है, एपीओ का मतलब क्या है? असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। प्रोसिक्यूशन तो एपीओ है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन Prosecutor ऑफिसर। officer. बिल्कुल सही बोला, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा टर्म कहीं भी सीआरपीसी के अंदर मेंशन है? इज इट सो? नहीं सर, तो नहीं, सेक्शन 25 में है। assistant public असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वन बाय वन करिए, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं है। नहीं वन बाय वन तो करिएगा। सेक्शन 25 में, हाँ सर, सेक्शन 25 में सर सेक्शन ये बताया हुआ 25 है। में कंफर्म है, डाउट में नहीं। मैं सेक्शन 25 में निकाल दे रहा हूँ। देखिए मैं सेक्शन 25 भी विद इन मिनट में निकाल के दे रहा हूँ, थोड़ा सा निकाल लेता हूँ उसको। देखिए ये 11 हो गया, ये हो गया आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये रहा 24 आपका, और ये 25 बता रहे हैं। देखिए ये रहा आपका सेक्शन 25। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसी को बोल रहे हैं ना, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पर है कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द सेम और द डिफरेंट वन? डिफरेंट है सर। Both are different, सर। डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो फिर प्रोविजन ही नहीं है इसका मतलब। फिर अगर डिफरेंट है सर, बोथ आर डिफरेंट, देन प्रोविजन ही नहीं है इसका मतलब। फिर सर ये सेक्शन 24 के साथ रीड भी तो होगा, जो इनके मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके लिए ये हो गया प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? वेदर दिस इज देयर एनी? Yes, sir. Yes, sir. It is Extra- given under the section 25A. 25A? Yes. सर 25 में ये तो है नहीं सर, यही 1A है और 1 है बस। सर हाँ अच्छा, ये सर, देखिए। 25A A ओके। है सर, 25A हाँ है 25A ओके, यहाँ पर सर. So हाँ। जो हम लोग हायर हो रहे हैं, it will come under the directorate of prosecution. हम्म, हमारा जो डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा. In that there will be one director, and the PP APP of the High Court will report to the director, and APP PP or APO of the district will report to the deputy directorate. okay. Assistant prosecution officer is there in section 25A. Specific provision, tell me the specific provision. Is there any specific provision? No sir. नहीं सर, लेकिन 24 हाँ, के सर। क्लाउज 6 के एक्सप्लेनेशन बताइए। ए में है। 24 के क्लाउज 6 के एक्सप्लेनेशन ए में, हाँ बताइए, 24 के 6 क्लॉज में आगे चलिए। उसके एक्सप्लेनेशन ए हाँ और बी। हाँ, ए और बी बताइए। ए और बी बोथ? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के बारे में सर दे रखते हैं। ओके, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर टर्म कहाँ पर मेंशन कर रहा है? अब आंसर सही आ रहा है, अब आंसर सही आ रहा है। 24 क्लाउज 6 सर एक्सप्लेनेशन डी ए में और सर। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आंसर सही आ रहा है। देखिए अब आप लोग थोड़ा करीब करीब आ रहे हैं, ये सही है। देखिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस ए पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन करा है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस अ पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म the function of a public prosecutor, comma, an additional public prosecutor or an assistant public prosecutor under this code. तो यहाँ पर कह दिया आप किसी भी नाम से बुलाओ, लेकिन समस्या सिंपल है कि परफॉर्म क्या करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी, एडिशनल की ड्यूटी और असिस्टेंट की ड्यूटी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी, इनमें से कोई भी आप ड्यूटी करते हो, लेकिन आपका नाम क्या आएगा? हमारा नाम यहाँ पर आ रहा है एपीओ, और एपीओ में हमारा नाम भले एपीओ है, व्हाट एवर नेम कॉल्ड में हमारा नाम एपीओ हो गया, और लेकिन हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। हाँ, अब ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर आ गई, जैसे प्रियांक ने बताया ना कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन अवेलेबल नहीं है बेसिकली सीआरपीसी के अंदर। जो हम लोग 25 की बात करते हैं, तो 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा गया है। ओके, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नॉट द टर्म एपीओ। अब इसको क्या करना, अभी जो आंसर आया ना, अब इसको आप लोग जो बताएंगे ना, अभी आप लोग बहुत सही लाइन पे जा रहे हैं।
सेक्शन 25 को आप सेक्शन 24 के यहाँ पर जो आपका सब सेक्शन 6 है, इसका जो एक्सप्लेनेशन नंबर भी है, इसके साथ अटैच कर देंगे। इसमें आपका आंसर है। यहाँ पर रेगुलर कैडर से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम, हम रेगुलर कैडर से थोड़े जा रहे हैं। अगर कैडर से जाते होते तो अलग कहानी है। कैडर के लिए तो 7 साल का एक्सपीरियंस लगता है। आपके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी और यस और नो? नो सर। इज देयर 7 years एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट? ओके, सो इसीलिए हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर सीधा फोकस करना है। अब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है ये, तो इसका मतलब हमें क्या जानने मिल गया कि हमें यहाँ करना है सेक्शन 25। इसको आपने रीड विथ कर देना है किसके साथ? सेक्शन 24 सब सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन नंबर बी। ये होगा परफेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर व्हाट एवर नेम कॉल्ड, लेकिन ड्यूटी जो हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी कर रहे हैं, राइट? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या देते हैं वो अलग बात है, मान लेते हैं अलग बात है। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ से मेरे को बताइए, यहाँ जो आप लोग जानते हैं, देखिए सब लोग अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन 1 by 1 बोलिएगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटीज क्या है? इज देयर एनी स्पेसिफिक सेक्शन फॉर दैट? कोई ड्यूटीज है? पहले 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहले इसका आता है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? असिस्टेंट पीपी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? या ऑब्लिक एपीओ का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नंबर 1, इनकी ड्यूटीज क्या क्या है? ये रिपोर्ट किसको करेंगे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि यही सब, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 मिनट 3 मिनट का इंटरव्यू है मान लीजिए, तो इसमें से कुछ भी पूछ लेगा। बाकी तो कुछ पूछना नहीं है ज्यादा। और अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, सेंट्रल भी कर सकती है सर। तो ये होम डिपार्टमेंट में आते हैं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, वो डिपार्टमेंट वाला एप्रोप्रिएट सर जो भी हो, क्योंकि कई बार होता है सेंट्रल भी अपॉइंट करती है कुछ स्पेशल केसेस के लिए। सर दोनों करते हैं सर, सेंट्रल भी करती है, स्टेट भी करती है। ओके, ड्यू टू दिस सेक्शन 25 सबसेक्शन 1A, राइट? यस सर। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। ओके, आप अभी तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, यस और नो? स्टेट गवर्नमेंट। यस सर। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं। नो सर। अभी तो आप बिहार सरकार के लिए जा रहे हैं। सैलरी तो आपको बिहार सरकार देने वाली है, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो ये तो यहाँ पर तो आप Yes, कह ही नहीं सकते कि सर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ऐसे ही भड़क जाएंगे। दोनों में ऐसे तकरार चल रहा है ना? एक बीजेपी है, बीजेपी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो गलती से मत बोलिएगा, मतलब अपने पेट पर लात मारने वाली बात हो जाएगी। यस सर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात ठीक है, प्रोविजन है, बट आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी कौन निकाल रहा है? बीपीएससी। बीपीएससी स्पेसिफिकली फॉर किसके लिए? बिहार सरकार के लिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। आप परीक्षा में लिखिए, मेंस में लिखिए, वो सब ओके है, बट इंटरव्यू में यही सब छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है कि बंदा किधर जा रहा है या क्या सोचता है, बस इतना ही पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। So state government shall appoint in every district 1 or more assistant public prosecutor for conducting prosecutions in the court of magistrate। तो एक पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया, अपॉइंटमेंट कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और ये कहां से आ रहा है? तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन किया गया, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, तो अब ये बड़ी बच्चे वाली बात हो गई, लेकिन लास्ट टाइम किसी से पूछ दिया था कि ये बताइए कि बीपीएससी ने एपीपी की, यानी कि सॉरी, ये जो आपका एपीओ है, कितनी सीट के लिए वैकेंसी निकाली है? ये भी पूछा गया। 553 सर। तो ये बोले कुछ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो बेचारा बता नहीं पाया और उसका हुआ भी नहीं सिलेक्शन। एक ही क्वेश्चन पूछा और वो भी नहीं हुआ, तो बताया भी कि सर ऐसे ऐसे उठपटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब उठपटांग ही कहेंगे, अब उनके लिए जेन्युइन है भाई। क्यों कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं? आपने नोटिफिकेशन अगर कायदे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कितनी सीट की वैकेंसी है, उसमें आपका कितना सीट है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कितना आपको मिलने वाला है, कितना आपके फाइट करने वाले लोग हैं, वो आपको पता चल जाएगा, राइट? तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ये। नाउ अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट का कोई और प्रोविजन है यहाँ पर? नहीं सर। और कुछ है? नहीं सर। ये एब्सेंस की बात करता है, ये एब्सेंस की बात करता है। यस सर। हाँ ठीक है, जब हम नहीं रहेंगे तब के लिए है, ठीक है? तब किसी पुलिस ऑफिसर को बनाया जा सकता है, इसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा, रैंक इंस्पेक्टर कर रहा होगा, ये सब कहानी है। नाउ व्हाट अबाउट द ड्यूटीज? ड्यूटीज क्या है इनके? टू प्रोवाइड जस्टिस, ही इज एन एजेंट ऑफ जस्टिस। और कुछ? प्रोवाइड जस्टिस, एजेंट। हाँ,
मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपीयर होकर करता है। एक एक करके हाँ बताइए क्या कह रहे थे। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपीयर होके प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रोसेस मतलब यू आर लिमिटेड विद मजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली, राइट? राइट, नो यस सर, और नो? यस यस और नो? as per the section 25 he is appointed in the court of magistrate only. फॉर द मजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली, यस और नो? ना मजिस्ट्रेट की कोर्ट की Yes, sir. अपॉइंटमेंट होता है, हाँ या ना? यस सर Yes sir. सही बोल रहा हूँ ना मैं? Yes sir. यस सर। ओके, अब ये बताइए मजिस्ट्रेट की कोर्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और सीजेएम तीनों इंक्लूड है? ओनली Yes. वन? Yes sir. तीनों सर। ये क्लियर यहाँ नहीं लिखा है इन्होंने, यस और नो? ये देखिएगा कि Yes, sir. सेक्शन कहीं मेंशन है? नहीं सर। इन्होंने sir. लिखा है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। नहीं सर, Magistrates. तो यही छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं आपके पास। आ रहा है कि क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए आप एलिजिबल जाएंगे वहां, No फर्स्ट sir, क्लास court में of जाएंगे या सीजेएम में जाएंगे, किस में जाएंगे आप? तो तीनों में जाएंगे? तीनों में जाएंगे सर सर। तीनों में जाएंगे। सर तीनों में जाएंगे। ओके है सबके लिए? आवाज आ रही है Yes सबको? sir, yes sir. सुन रहे हैं? Yes, sir. अभिनंदन, अभिनंदन, गौतम और एक रियल मी है, उनको तो शायद मेरी आवाज आ रही है यार, आई डोंट नो। उनका नाम भी मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने रियल मी रखा है, तो मैं रियल मी बोलूंगा, रियल है और रियल मी मेरे लिए रियल है, तो रियल। सर ये क्लास में 7:30 क्या सर सर? 7 o'clock से रखिए सर। क्या नाम बताया सर आपने? मृत्युंजय कुमार सर। मृत्युंजय, ओके ठीक। नेक्स्ट टाइम इसका ना मैं नेम वहां पर चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो सुविधा होगी बात करने में। हाँ क्या बोल रहे थे सर? कुछ बोल रहे थे कोई आप बीच सर में? कल से 7 बजे रखिएगा सर ऑफिस। और सर ऑफिस 7 बजे से रखेंगे ऑफिस, ठीक है? 7 छुट्टी बजे है से बजे, ठीक है? तो आज तो छुट्टी है ना, यस सर। इसलिए तो 6:30 बजे रखा। यस सर। कल तो मैं ही लटक गया था, बीच में आकर के आया भी था, फिर भी अचानक जाना पड़ा। तो खैर हाँ सर, कल तो काफी देर में कनेक्ट रहा था। शायद रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। मैंने बोला था कि कनेक्ट करके दे देना, कोड आ जाएंगे, लेकिन टाइम से आ नहीं पाए। खैर, तो हम लोग कहाँ पर थे? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि 3 मजिस्ट्रेट है, तीनों मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जा सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, क्या तीनों मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने के लिए आपको वकालतनामा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं सर, नो, वकालतनामा इज नॉट रिक्वायर्ड। इज देयर एनी प्रोविजन? सर 301 में है ना? नो सर। यस हाँ, 301 में दिया हुआ है। 301 में प्रोविजन दिया हुआ है, राइट। Okay. अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड होल्ड करिए, मैं फिर आप लोगों को लेके चलता हूँ। देखिए स्क्रीन आ रही है क्लियर? हाँ सर। हाँ देख लीजिए, इसमें ये मटेरियल आपको क्लास के बाद दे दूंगा, डोंट वरी। देखिए, क्रिमिनल मैटर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 सीआरपीसी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हम वहां Yes. पर नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं सेक्शन 25 में। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर हैं बेसिकली। हम उनके गाइडेंस पर, उनके डायरेक्शन में काम करते हैं, बिकॉज वी आर असिस्टेंट, वी आर नॉट एडिशनल। इवन दो यू आर एडिशनल, अगर हम लोग एडिशनल भी होंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में काम कर रहे हैं। Now, public prosecutor is a statutory officer of high regard. Statutory officer means what? Anybody can tell me what is the meaning of a statutory officer? Anyone? बाई लॉ अगर कोई पोस्ट बनाया गया और उस पर वो अपॉइंटेड है तो Any officer which has been appointed by the statute? नहीं Yeah, sir. statutory provision is there. Statutory officer are those officers whose positions are mentioned in the constitution, like attorney general, advocate general. तो फिर ये स्टैट्यूटरी और हम लोग नहीं है क्या? हाँ जी, बाई लॉ जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनके बारे में बाई लॉ अगर कुछ डिस्कस किया गया है सर और कैसे स्टेट, तो वो स्टैट्यूटरी सर जहाँ पे कोई स्टैट्यूट बना के किया गया हो। तो सीआरपीसी स्टैट्यूट ऑफ कोर्स। देखिए एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर जान लीजिए, स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा भयंकर डिफरेंस है, बड़ा मेजर डिफरेंस है स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई भी स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, कोई भी स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसका बाउंड्री लाइन खींच चुका है, उसके अंदर आपको बनाना है स्टैट्यूट। उल्टा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्टैट्यूट बनेगा और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो स्टैट्यूट का मतलब कोई भी ऐसा लॉ जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है या पार्लियामेंट ने जिसको मान्यता दे रखी। फॉर एग्जांपल सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितने भी लॉज आप जानते हो कि जिसने पार्लियामेंट ने बनाया, वो सारे स्टैट्यूट हैं।
स्टैट्यूट का मतलब होता है एन एक्ट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट। स्टैट्यूट का मतलब होता है एन एक्ट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट। बहुत सिंपल है, ये एक लाइन याद रखिएगा, काम आएगा। एन एक्ट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने सीआरपीसी बनाया, तो ये स्टैट्यूट है। और इस स्टैट्यूट के अंदर आपको पीपी का प्रोविजन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविजन है, और तो वही प्रोविजन क्या कहला रहा है, स्टैट्यूटरी ऑफिसर, उसी प्रोविजन की वजह से। और अभी जस्ट हम लोगों ने कहा देखा 24(6) एक्सप्लेनेशन कौन सा, बी। B. जितना बार हो सके उतनी बार ध्यान से सुन करके, या तो हो सके तो नोट करते रहिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलग कहानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, बीपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, Yes, sir. राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है, बीपीएससी है। यूपीएससी हो गया, लोकसभा है, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे हैं, नगर निगम है, ये सब भी बनाए गए। मतलब उसमें अगर दिया कोऑपरेटिव का ऑप्शन दिया है, कोऑपरेटिव के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मुद्दे पर नहीं हटेंगे, यहीं पर आते हैं, देखिए। So public prosecutor appointed under section 24 CRPC, no doubt, or he is a officer of court. तो अगर public prosecutor is a officer of a court, it means assistant public prosecutor is also a officer of the court. इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके छोटी छोटी बातें शेयर कर दे रहा हूँ। अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इसके बारे में प्रोविजन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 301, सेक्शन 301 CRPC। और यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन कर दिया है, विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट। और एनी कोर्ट का मतलब हमारे लिए क्या है, मजिस्ट्रेट तक। Magistrate court. हम लोग सेशंस में नहीं जा सकते हैं, हम लोग अथॉरिटी सेशंस तक जाने का नहीं है। तो सेशन में कौन जाएगा, पीपी और एडिशनल पीपी, पीपी और एडिशनल पीपी, दो लोग जाएंगे, पीपी एडिशनल पीपी, राइट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरी बात, किसी केस में, इन एनी केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट ए प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। जो पीपी और असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ द केस शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन एंड द प्लीडर टू इंस्ट्रक्ट शैल एक्ट देयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पीपी और असिस्टेंट पीपी। मतलब क्या हो गया, जो प्राइवेट वकील होंगे, जो प्राइवेट लॉयर्स होंगे, जो प्राइवेट एडवोकेट्स होंगे, अगर उसको अपॉइंट कर रखा है, किसने, किसने अपॉइंट करा, किसी प्राइवेट पर्सन ने, इसमें पीपी के अंदर में काम करेगा, वो पीपी के डायरेक्शन पर काम करेगा, असिस्टेंट पीपी के अंडर में काम करेगा। तो इसका मतलब अगर कल को आप अपॉइंट हो जाते हैं और कोई पार्टी अगर अपने तरफ से कोई अपना वकील रखता है, तो वो वकील आपके बाद आर्ग्यूमेंट करेगा, आपके पहले आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, उसको वकालतनामा लगेगा, आपको वकालतनामा नहीं लगने वाला, एकदम क्रिस्टल क्लियर के मैसेज है, ठीक है। इसका मतलब ये है, और यहाँ पर भी वही बात कही गई है, विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट वो यहाँ आर्ग्यूमेंट करेगा और सबमिट रिटन आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर द एविडेंस इज क्लोजिंग द केस। तो अभी देखिए ड्यूटीज पर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। एक ड्यूटी यहाँ पर पहले बता दी, अपीयरेंस कौन करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेक्शन 301 के अंदर है। अब वहां पर पहले बता दिया कि कोई भी पर्सन किसी भी नाम से जाना जाए, लेकिन अगर वो प्रोसिक्यूशन का काम करता हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे वो पीपी हो, तो वो यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। नाउ इसके अलावा अब दूसरी बात हो गई, तीसरी बात देखिए, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत है, नहीं सर, नहीं है। तो एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग ए केस मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है, ठीक है। नाउ अब आइए यहाँ पर प्राइवेट काउंसिल, रेड में जानबूझ करके लिख दिया है, प्राइवेट काउंसिल नॉट टू लीड एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो प्राइवेट काउंसिल कभी भी एविडेंस लीड नहीं कर सकता है प्रोसिक्यूशन के साइड से। प्राइवेट काउंसिल रखते हैं, आप लोग को पता होगा, बहुत बार सुनने को मिलता है, अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करवाया प्राइवेट पार्टी, तो उसके बाद वो चाहता है कि लॉयर चेंज कर ले, तो लॉयर चेंज कर सकता है क्या, लॉयर चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाया, तो मेरे लिए तो सरकारी वकील लड़ेगा ना केस। आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाया तो सरकारी वकील आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट करेंगे, यस और नो। यस सर। अगर मैं चाहूंगा प्राइवेट वकील रखना, तो मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, सर रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ असिस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज एकदम सही बात है, वो सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए, सो प्राइवेटली एंगेज्ड काउंसिल मे नॉट हैव एनी लिबर्टी
to lead prosecution evidence or to do the duties entrusted by law to a public prosecutor under section 301 subsection 1, 301 subsection 2 और 225। यहाँ पर क्लियर कर दिया है जो सेक्शंस लग रहे हैं वो। अभी सेक्शंस के डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, इसका जो ऊपरी पार्ट है वो बस याद रखिएगा, ये आपको बस काफी है। मैं अभी जो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें मेरा टारगेट क्या है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, किस पोस्ट का क्या अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी ड्यूटीज क्या है, इतना आपको क्लियर पता चल जाए। फिर तो सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी सबने पढ़ रखा है, ऐसा कोई नहीं कि जिसने नहीं पढ़ रखा है, पढ़े हैं तभी तो पास किए मेंस। नाउ उसके बाद ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, कोई समस्या नहीं है इसमें, ये लाइन काम की है, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर डाल दिया है, और कोई इसका अलग से मतलब नहीं निकालना है, इसमें केस लॉ है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक केस होगा तो हाँ याद रखिएगा, कोई लैंडमार्क जजमेंट जो बिहार से कनेक्टेड होगा वो जरूर पूछ सकते हैं, कभी कभार किसी से पूछ दिया है, किसी से कोई लैंडमार्क जजमेंट जो बिहार से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रुदल शाह का केस, तो ऐसे कुछ पूछ देते हैं, कोई भी जो कि बिहार से जुड़ा होगा तब। सर क्या बोला सर आपने? रुदल शाह, सबसे ज्यादा रुदल शाह का केस सबको याद है, रुदल शाह कॉन्स्टिट्यूशन में सबने पढ़ा होगा। क्या चीज से रिलेटेड है सर ये? बताइए भाई, रुदल शाह का केस किससे रिलेटेड है, एनीबॉडी? सर ये जो बिहार में सर गंगा जल वाला कांड हुआ था उसी से रिलेटेड है। देखिए सबको पता है आंसर। नाउ अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, प्राइवेट काउंसिल इंगेज अदर। रिसेंट में कोई डेवलपमेंट अगर होता है ना तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कल को कुछ हो गया, न्यूज में आ गया, तो उस चीज पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, मतलब रिसेंट लोकल न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, आप किसी स्टेट से रहिए, कहीं से रहिए, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर हिंदी वाला जरूर एक बार देखिए। सर ये भी पूछेगा सर, ये जो अभी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब सीआरपीसी एविडेंस, चांस कम है पूछने का तो नहीं है, लेकिन पूछ लेगा तो उसको मना भी नहीं कर सकते, उसके मुंह पे सेलो टेप थोड़े लगाना। पूछने को चांस पूछना नहीं है, पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी उसमें कुछ है ही नहीं। वो स्टैंडिंग काउंसिल में गया है, वहाँ रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सरकार तक आएगी, सरकार अप्रूवल देगी, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर दिस दैट सारी चीजें होनी है, तो अभी उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उसकी बात अभी हम कर ही नहीं सकते फिलहाल, और उनको पूछना भी नहीं चाहिए। और ये सर जो वुमेन्स बिल कल पास हो रहा था, मतलब होने वाला है, हो गया है, हाँ तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। आप कहाँ प्रोसिक्यूशन विमेंस लेके जाइएगा, सीधी बात है। आपको तो क्या है, रजमा मर्डर कर दिया है, उसको पकड़ के लाओ, वो चोरी किया है उसको लेके आओ, कहाँ घर है तुम्हारा जी, यही सब छोटी छोटी चीजें चलेंगी। रियल में जो प्रैक्टिकल में होगा उस पर फोकस थोड़ा करना है, मतलब जज वाला पार्ट नहीं आता, जुडिशरी वाला पार्ट नहीं आएगा, आपको सिर्फ एपीओ वाले पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है। हाँ कुछ पार्ट जरूर रखिए जुडिशरी वाला, अगर इनकेस कोई ऐसा बोर्ड में मेंबर मिल जाए जिसने गलती से पूछ दिया तो ठीक है, आंसर आप देने के लिए सक्षम है। पहले है हाँ जी बोलिए सर, बिहार में ऐसा कोई मतलब स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है एपीओ वगैरह के लिए? क्या बिहार में स्पेशल प्रोविजन लेकर आपके पास बेयर एक्ट है? बेयर एक्ट है आपके पास अभी? हाँ बेयर एक्ट में देखिए स्टेट अमेंडमेंट कहीं दिया है, देख लीजिए जल्दी से। बेयर एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट है बिहार का, देखिए आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागने वाले नहीं है, निकाल के देखिए। है 24 में है ना? तो बिहार का जो स्टेट अमेंडमेंट है उसको घोट के देख लीजिए, और आपको कुछ नहीं है, एक लाइन का स्टेट अमेंडमेंट, आप लोगों को पता है क्या है, बताइए। लिखा है इन सेक्शन 24 और सबसेक्शन 6 ही लिखा हुआ है। यस सर। notwithstanding anything contained in subsection 5 where in a state of regular cadre की बात कही तो रेगुलर कैडर वाला स्टेट अमेंडमेंट है, और कोई है स्पेशल अमेंडमेंट? नहीं बस जो है सो आपको बता दिया, देख लीजिए। कभी भी किसी भी स्टेट के इंटरव्यू के लिए जाइए तो एकदम हमेशा स्टेट अमेंडमेंट साथ में रखिए, क्योंकि आप उस स्टेट के लिए स्पेशल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। ओके चलिए अच्छी बात है। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये सब बच्चों वाली बातें आप लोगों के लिए। प्राइवेट काउंसिल अगर विक्टिम इंगेज करता है या कंप्लेनियंट इंगेज करता है, कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस एंड सबमिट ओरल आर्गुमेंट। तो ये सवाल अगर गलती से पूछ दे तो याद रखिएगा
कि प्राइवेट काउंसिल को पावर नहीं है ऐसा करने का, और ये रीसेंट जजमेंट है 2020 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए ज्यादा हम लोग को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखिएगा प्राइवेट काउंसिल अगर इंगेज किया है विक्टिम ने या कंप्लेनेंट इंगेज किया है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा to examine or cross examine witnesses and submit oral arguments on behalf of पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे कुछ नहीं, वो अपनी बात कहेगा विक्टिम के साइड से, दैट्स इट, ओके। नाउ अब यहाँ पर क्लियर है 24/8 को इन्होंने रीड विद किया था इसके साथ, ठीक है। केस का नाम आपके सामने, रेखा मुररका वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2020 वॉल्यूम 2 SCC 474। नाउ इसमें भी कोई नई बात नहीं है, इसके लिए आपके पास केस लॉ है, यहाँ पर है अंडर द गाइडेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही हर एक कंप्लेनेंट जो प्राइवेट काउंसिल है वो काम करेंगे, किसके, एपीओ के। नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये भी फेमस केस है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको वेबसाइट कर सकते हैं। अपीयरेंस की बात हम लोग कर चुके हैं, परमिशन की बात कर चुके हैं, उसके अलावा ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, ये आप लोग को सबको पता है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मोटे तौर पर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिला, हमारे पास क्या क्या चीजें मिल गई, हमारे को क्या मिल गया कि हम यहाँ पर जान सकते हैं भैया कि हमारा अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ड्यूटीज क्या होंगी ये अपने को पता है। ड्यूटीज के लिए आपको सेक्शंस मिल गए, 301 है, 302 है, ये सारे जो सेक्शन 321 है ये सारे सेक्शंस हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है, क्या एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ किसी केस को विड्रॉ कर सकता है बाय हिज ओन, खुद से कोई कर सकता है, या उसको सरकार से कोई डायरेक्शन गाइडेंस मिलेगा तभी कर सकता है? सर जब तक उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगा वो नहीं कर सकता। सर कर सकता है खुद से सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अंडर द सेक्शन 321 में वो कर सकता है सर। अंडर सेक्शन 21A 321 हाँ, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मतलब स्टेट से किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं हम लोग साथ में, ये रहा सामने 321, लेट्स सी। ओके नाउ देखिए, बस इसमें दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो बात निकली है तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम लोगों का मतलब नहीं है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो आपको एक आदमी से कंसेंट लेना पड़ेगा, वो कोर्ट से तो लेना ही पड़ेगा सर, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोर्ट से कंसेंट लेना है। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विथड्रॉ from the prosecution of any person either generally or in respect of anyone or more of the offenses or which he is tried, and upon such withdrawal, okay, अब विड्रॉवल के बाद क्या होगा वो कहानी अलग है, यहाँ पर चार्ज फ्रेम होने के बाद हुआ है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर बताया है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ तक आके खत्म हो जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ से, and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not unless he has been permitted by the central government to do so। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां इन्वॉल्व है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लगना है, स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लिखा है सर, साइलेंट है सर, साइलेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ यही ये पॉइंट याद रखना है बस, यहाँ पर देख लीजिएगा क्लियर आराम से। यहाँ पर इसका इफेक्ट बताया है, यहाँ पर इफेक्ट बताया है कि अगर चार्ज फ्रेम करने के पहले हुआ है तो अक्यूज को डिस्चार्ज माना जाएगा, ये फ्रेम हो चुका है तो यहाँ पर कह रहा है कि ही शैल बी एक्विटेड माना जाएगा। ये कुछ प्रोविजो है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अगर मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की बात है तो अलग कहानी है। वाज कमिटेड बाय ए पर्सन, अगर वो सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट के तब अप्लीकेबल माना जा रहा है, व्हाइल एक्टिंग और परफॉर्मिंग ड्यूटी, तब उस केस में क्या करना है। And the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not unless be permitted। तो क्लियर है, सरकार से परमिशन कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है सर, नहीं, ठीक है। तो आपको मतलब खुद से पता है, हम लोग एक बार सामने से रिपीट कर ले रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कुछ करना नहीं है। तो विड्रॉवल के केस में there is no requirement of consent from the state government, but अब सवाल ये उठता है कि अगर नहीं है तो सरकार अगर तो क्या पार्टी ये सॉरी अपना जो एपीओ है अपनी मर्जी से केस विड्रॉ कर लेगा? इज इट सो? नहीं सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस
अगर ऐसा लगता है तो कर सकता है, लेकिन मतलब नॉट रैंडमली वो नहीं कर सकता है। अच्छा, अब सर गुड फेथ में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि भाई हमारा जो असिस्टेंट पीपी है, यानी जो हम लोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, वी आर द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यस और नो? यस सर। हम लोग एजेंट हैं कि नहीं है सरकार के? यस सर, यस सर। अगर एजेंट है तो एजेंट तो मास्टर की सुनेगा कि अपनी सुनाएगा? मास्टर का। मास्टर के सुनाएंगे। तो फिर तो हमको लेना ही पड़ेगा कंसेशन से। लेकिन सर ये 321 में साइलेंट है सर, ये कहीं भी मतलब। हाँ, तो कहने का मतलब है कि फॉर द पर्पस ऑफ विड्रॉवल देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी, बट एज हम लोग क्या हैं, हम लोग एजेंट होते हैं, वी आर द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कैसे होता है, क्योंकि हम लोग एपीपी हैं, या मतलब हम लोग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं? एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में काम कर रहे हैं। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, बेसिकली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो कहां से बन के आ रहा है? वो सरकार के पैनल से बन के आ रहा है, यानी कि वो सरकार की सुनता है, फिर हम उसकी सुनते हैं, और फिर हमको उनकी सुन के आगे चलना पड़ता है। इसके लिए प्रोविजन क्या है? डीपीओ तो आप लोग को पता है ना, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और वो कहाँ से आया? 25A से आया, तो सबको पता है, इसमें तो कोई नई चीज हम लोग डिस्कस कर नहीं रहे हैं। 25 डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यस और नो? यस सर। हाँ, चलिए। तो ये तो देखिए बेसिक सा इंफॉर्मेशन था जो आप सबको पता है, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए मेहनत नहीं है। इतना मतलब जो मैंने बताया, इसके अलावा कुछ आपको लगता है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूरी है। मतलब आपका अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए, इसका आपको क्या कहते हैं, ड्यूटीज पता होना चाहिए, यानी फंक्शंस पता होना चाहिए कम से कम। ओके, चलिए। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है कि सीआरपीसी से चलें, आईपीसी से चलें, और एविडेंस से चलें। अब आप मेरे को एक प्रैक्टिकल बात बताइए, एक एपीपी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? सीआरपीसी ज्यादा जरूरी है, आईपीसी ज्यादा जरूरी है, या एविडेंस जरूरी है, कि तीनों ही जरूरी है? आराम से तो तीनों सीआरपीसी और एविडेंस ज्यादा जरूरी है सर, बेसिकली तीनों इक्वल। नहीं सर, सीआरपीसी और एविडेंस ज्यादा जरूरी है। सीआरपीसी एविडेंस पे ज्यादा फोकस। सीआरपीसी और एविडेंस सर। सीआरपीसी और एविडेंस तीनों सर। तीनों, तो तीनों को इक्वल वेटेज देंगे तब तो तीनों हमसे तो सवाल ही सर वेटेज इक्वल नहीं दे सकते, तो वेटेज के यही साथ तो देखा जाए यही तो मेरे को CRPC और जानना है, evidence। यही तो मेरे को जानना है कि तीनों को इक्वल वेटेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं सर, सीआरपीसी और एविडेंस को ज्यादा वेटेज सर देते मैंने जो एविडेंस को ज्यादा वेटेज देते हैं। एविडेंस को एविडेंस को देना हैं। है मोस्टली प्रोसीजर वर्क सीआरपीसी में है, तो वेटेज सीआरपीसी को ज्यादा होना चाहिए। ओके, वेटेज सीआरपीसी को देना होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात। अब ये सवाल भी पूछा गया, इसलिए मैंने पूछा, ऐसे मैं कोई रैंडम हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है? एपीपी का जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के अंदर है, आईपीसी में नहीं गई प्रोविजन। यस और नो? आया ना? यस एग्जैक्टली। सीआरपीसी जो आपको पैदा कर रहा है, जो आपको नौकरी दे रहा है, जो आपको रोजगार दे रहा है, उस पर ज्यादा फोकस ऑब्वियसली करना चाहिए, सिंपल बात करें तो मतलब क्या है कि सीआरपीसी में आपके लिए बहुत कुछ है, तो आपको सीआरपीसी पर फोकस थोड़ा करना चाहिए। तो सीआरपीसी में क्या क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए? तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका मैं आपको एक क्या कहता हूँ, झलक देता हूँ, ग्लिम्स देता हूँ। उसके बाद ना अभी क्या हो सकता है वो एक्सपेक्टेड है। मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सबके लिए नया है, यानी कि अब क्या पूछ देंगे, अभी ये आप लोग फर्स्ट बैच है, आप लोग न्यू बैच है, जिसने एक अलग से सिलेबस में जाकर के पेपर दिया। जो अभी 6 माइनर एक्ट लगे थे, 6 माइनर एक्ट पहले नहीं थे, आप सबको पता होगा, जो लोग दिए होंगे एग्जाम, और जो नहीं दिए होंगे उनको ही पता होगा। अब ये तो सर माइनर एक्ट से भी सर क्वेश्चन पूछेगा सर? पूछ सकता है, पॉक्सो से पूछेगा, पॉक्सो फेमस है, पॉक्सो से पूछेगा। आर्म्स एक्ट, हाँ, आर्म्स एक्ट उनका फेवरेट है, आर्म्स एक्ट है, बिहार में कास्टिज्म है, इसमें नो डाउट, तो SC/ST एक्ट भी रहेगा, तो SC/ST एक्ट का क्वेश्चन रहता है, पॉक्सो से रहेगा। आर्म्स एक्ट तो फेमस है, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो ये 3 तो आपके रहेंगे, बाकी एक्सक्लूसिव से पूछे ना पूछे, लेकिन ये 3 दिखेगा। दिखने का मतलब क्या है कि नॉर्मली आप कोर्ट में किस तरह के केसेस से रूबरू होते हैं, किस तरह के केसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, उस टॉपिक को ध्यान में रख के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि जज जो फेस कर रहे हैं डे टू डे रूटीन में, या जो मेंबर डे टू डे रूटीन में फेस कर रहे हैं, वही क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो सर ये मर्डर तो पूछना नहीं चाहिए? मर्डर नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मर्डर में आपका कुछ रोल है नहीं, वो तो रोल है नहीं। ठीक है, उसमें आपका इसलिए से तो मैं मुंगेर से आता हूँ, तो मुझसे आर्म्स एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन रहने चाहिए। इससे सर
मुंगेर से हूँ तो आम साइड सर से हम ज्यादा दोनों बेटर। मुंगेर से हैं सर, प्रियंक भी मुंगेर आप से भी है। मुंगेर से है ना? हाँ सर। दो लोग मुंगेर से हैं, ठीक है। ये अभिनंदन कहाँ से हैं आप सर? अभिनंदन आवाज। इलाहाबाद से हाँ, सर, इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद से। इलाहाबाद। प्रॉपर इलाहाबाद से। तो मुख्तार की तो सर कोई थ्रू दिक्कत आउट नहीं वाला सर, इलाका प्रॉपर नहीं है। सर। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम जहां जा रहे हैं वहां का पता होना चाहिए बस, और जी सर। हाँ। मतलब जो लोग बाहर से होते हैं उनसे ये सब क्वेश्चन मतलब जानबूझ के कभी कभी पूछ लेंगे, कितने जिले हैं जी बताओ, आपको पता ही नहीं है कितने जिले हैं, तो ये सब बेसिक बेसिक कभी कभी पूछ लेंगे बच्चों वाले क्वेश्चन। आपको मेरे को लगते हैं बच्चे वाले क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए बड़े काम होते हैं आपका नंबर डिसाइड करने के लिए। ओके, तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, नंबर 1 पे टारगेट पे रखिए सीआरपीसी को, नंबर 2 पे रखिए आप एविडेंस एक्ट को, और नंबर 3 पे रखिए किसको, आईपीसी को रखिए। आईपीसी के साथ में आप रख सकते हैं जो 3 एक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आप पॉक्सो की बात करी, उसमें हम लोगों ने एससी एसटी बात करी, और एक आर्म्स एक्ट की बात की। तीन जो एक्ट है इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग जरूर डिस्कस किए। इसमें कोई रिसेंट डेवलपमेंट अगर हो जाए, एकदम रिसेंट कोई जजमेंट आ जाता है, तो जरूर पता कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कल को कोई नया जजमेंट आ जाए, परसों को कोई नया जजमेंट आ जाए, तो उसको हम लोग कवर अप नहीं कर सकते। थोड़ा क्या करना है, लीगल अपडेट्स रखना है, उन लीगल अपडेट्स पर कुछ भी पूछ सकते हैं। और खास करके अगर बिहार में कुछ ऐसा होता है तो जरूर इसको अपडेट करिए, एकदम जरूर से। ठीक है, तो अब देखिए सीआरपीसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमारे एज एपीओ के लिए आ सकता है। बिहार में सीआरपीसी से क्या क्या लगता है, सीआरपीसी से क्या आना चाहिए, आप लोग का माइंडसेट क्या कहता है? सब पढ़े लिखे वकील हैं, बताइए आप लोग का माइंडसेट क्या कहता है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। सर सर बेल, मक सर बेल, सर मक ट्रायल प्रोसीजर सर। बेल, एक एक करके, हाँ बेल और ट्रायल में सर ट्रायल वारंट प्रोसीजर। ट्रायल, समरी ट्रायल ट्रायल, और ट्रायल में सर वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल और बार्गेनिंग वाला जो। और और कुछ। और कंपाउंडिंग ऑफ केसेस सर। सर चार्ज, सर 320 चार्ज, सर कंपाउंड। चार्ज, चार्ज सर। चार्ज और कंपाउंडिंग ऑफ केसेस सर। कंपाउंडेबल केसेस, ओके, और एनीथिंग एल्स? और सर ये 154 से मतलब हाँ, इन्वेस्टिगेशन से लेकर सर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक 154 से कहाँ तक? 176 तक? 173। 76। 176 नहीं, हाँ यस सर सर। सर 76। 176। 176 177, हाँ यस या सर। ना? हाँ इसमें सर। आपका रोल है या नहीं है? यस 176 177 में रोल है या नहीं है? 177 क्या पढ़ा नहीं है सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिलहाल और कुछ जो आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा आना चाहिए? सर ये 100 समन एंड वारंट सर। समन एंड वारंट, ये सर। हाँ। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग सिक्योरिटी, पीस एंड बिहेवियर। यस सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैप्टर कौन सा है, 8 7 सर 6 7। 6 6। 7 6 कुछ भी देख के बताइए, देख के बताइए, हड़बड़ नहीं करना है, बताना है। मेमोरी पे भरोसा मत कीजिए, बुक पे ज्यादा भरोसा कीजिए, मेमोरी फेड होती है, बुक फेड नहीं होगी। तो चैप्टर 8। चैप्टर 8 सर, सॉरी 8, 8 सर। सॉरी सर। चैप्टर 8 राइट, इसलिए बोला 8 10 11 सर नागालैंड में है सर, सॉरी। अरेस्ट एंड डिटेंशन सर। अरेस्ट, ओके, और सर जुडिशरी का सब सिलेबस में सर वही सब क्वेश्चन है सर। सारा जुडिशरी वाला आ जाएगा तो। हाँ, मुझे लग रहा था जो सब लोग बता सर रहे हैं और सर सर वही। एक लिमिटेशन सर, लिमिटेशन लिमिटेशन उसमें क्या 468, 468। ओके 468, तो बचा क्या, बहुत कुछ बच गया नहीं? बचा ही नहीं सर अब। नहीं सर, पावर ऑफ कोर्ट्स वगैरह तो बढ़ ही गया। पावर ऑफ कोर्ट्स छूट गया है। ओके ठीक है, ये अच्छी बात है, ये है हॉट टॉपिक है, तो आगे। इसमें सेक्शन 30 31 इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, और कुछ, और कुछ एनीथिंग एल्स जो लग रहा है कि है?
जल्दी से। मेंटेनेंस सर। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस नहीं आएगा। आएगा आएगा, क्वेश्चन भी आया था मेंस में। नहीं सर, पूछते हैं सर मेंटेनेंस से। नहीं सर, पूछ जाएगा सर, ये अभी तो वही लोग काम सर कर रहे हैं। इनहेरेंट पावर से भी सर क्वेश्चन सकते हैं पूछते हैं। सर। इनहेरिटेंस पावर ऑफ कोड। प्रिवेंटिव एक्शंस। 482। जी सर। प्रिवेंटिव ओके, एक्शंस प्रिवेंटिव एक्शंस। 153। ओके। प्रिवेंटिव एक्शन में आपका क्या रोल है? नहीं सर, इसमें तो इसमें हमारा आपका रोल क्या नहीं, रोल है? बट आपका जो रोल है वो बताइए, आपका कहाँ रोल है? आपके बिना कोर्ट नहीं हिल सकता, वो वाला रोल देखना है बस। यही मैं आप लोगों से खुद निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने रोल पर जाके उसको कन्फाइन कर लेना है। आपका सीआरपीसी के अंदर जहां जहां कहीं भी रोल है वो चीज आपको देखनी है। आपका कंसर्न क्या है बस। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर कल को किसी को कोई प्रॉब्लम होता है इन लाइफ, लाइफ का मतलब कहने का मतलब आफ्टर बिकमिंग जज, आफ्टर बिकमिंग एपीपी या एपीओ या पीपी, कुछ भी किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो दूसरे लोग क्या करते हैं? उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या तो कहेंगे भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम झेलो। तो कहने का मतलब आप एक लिमिटेड स्कोप में रहते हैं, आप उस लिमिटेड स्कोप तक उसको पकड़िए। तो जैसे अभी आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें बताई, बहुत सही बताई, मैं उसको एकदम बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। तो जैसे सीआरपी से एकदम सर बेसिक। हाँ जी, बोलिए। अपील वगैरह में भी कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पर हम लोगों को करना है हाँ, सरकार से। अपील वाला में बिल्कुल आएगा, अपील का प्रोविजन रहेगा, नो डाउट, ये सही है। अपील रहेगा, इसमें से कुछ बातें हैं पूछ सकते हैं। अब 3 मिनट में बेसिकली 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे। 5 मिनट में रख लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन जो कि लोग दे देंगे तो अच्छी बात है। अब किसी किसी का बहुत अच्छा किस्मत होगा तो 10 मिनट बिठा लेंगे, चाहे चेहरा पसंद आ जाए मैडम का या सर का, जिसका भी, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो अलग कहानी है ना। लोग चाहते नहीं है 10 मिनट उनको चेहरा दिखाएं, सोचेंगे जितना जल्दी जाओ उतना जल्दी वापस आए। अच्छा, बाय द वे, ड्रेसेस क्या पहनने चाहिए आप लोगों की? सब बड़ा एक हुआ है, बहुत टेंशन सर है। वो ब्लैक और कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। हाँ, टाई हाथ लगाना में चाहिए टाई कि नहीं? टाई टाई सर लगाना चाहिए लगाना कि है। लगाना टाई लगाना चाहिए कि नहीं एपीपी के लिए? सर नॉट मतलब किसी के सर, लिए नहीं, क्योंकि लगाना तो नहीं चाहिए। सर 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 इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल 9 का पोस्ट है सर, ठीक है। हाँ इट ठीक इज है। एज इक्विवेलेंट टू डीएसपी। हाँ ठीक है, तो टाई लगाना ठीक चाहिए कि नहीं लगाना है, चाहिए? लगाना चाहिए सर, इट कम्स लगाना अंडर चाहिए। वाइट कॉलर एक्ट। ओके, तो इससे इस जज वाले इंटरव्यू में इसमें क्या डिफरेंस सर जज वाले तो दिया नहीं सर, इसलिए पता नहीं किया उसके बारे में। इसके बारे में तो जो है? ये बहुत बढ़िया आंसर है, ये दिया ही नहीं तो पता ही नहीं। ये बढ़िया आंसर है। अच्छा चलिए, ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके, नो इश्यू। तो नॉर्मल है। वो क्या कहते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स शू वगैरह मत डालिएगा, नहीं फॉर्मल नहीं शूज डालिएगा सर गलती से सर भी। एक लड़का चला गया था लास्ट टाइम। हाँ नहीं, स्पोर्ट्स शूज नहीं डालिएगा। वो क्या रखते हैं पता है आपको? इंटरव्यू बोर्ड और आपके बीच में कम से कम 10 फीट या 8 फीट का गैप रहेगा। कहीं कहीं पर थोड़ा कम रहता है, किसी किसी बैच में देखा है, ऐसे ऐसे लोगों ने कहा भी है। एमपी में रहता है गैप, एमपी में अगर कोई जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। सर बिहार में भी रहता है, सर बिहार में भी रहता है सर, हाँ, मैंने बिहार दिया में। था लास्ट टाइम। हाँ, तो कम से कम 6 फीट या 8 फीट का गैप रहता है, तो वो पूरा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेते हैं। उनका काम ही है ना, दिन भर में 100 कैंडिडेट आ रहा है तो देख के एक नजर में पहचान लेंगे कि बंदे में कॉन्फिडेंस है। देखिए, अपने फील्ड में कुछ आता हो ना आता हो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बस याद रखिए। कुछ आए चाहे ना आए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं, इसीलिए अपने फील्ड में या तो जूनियर बहुत पैसा कमा लेता है या तो जूनियर कुछ नहीं कमाता। फैक्ट यही है, ठीक है। जिस जूनियर को कॉन्फिडेंस है ना कि सेटिंग वेटिंग करके सीनियर से किसी को पकड़ करके केस लड़वा लेंगे तो पैसा कमा के बन जाता है सीनियर। लेकिन अगर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो फाइनिट होता रह जाएगा। ये बात एकदम कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो कुछ रहे ना रहे वो अलग चीज है। कपड़ा ठीक है, अपनी जगह है कि आपने वेल मेंटेन। अब देखिए, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो, एक लड़का है पटना सिटी का, तो बेचारे का अनफॉर्चुनेट हुआ, पिछली बार जुडिशरी के एग्जाम में सब कुछ हुआ, इंटरव्यू तक गया। लास्ट मोमेंट में जो बोलते नहीं है कि आप जब केबिन में घुस रहे हैं उसी समय प्यून जाकर के कप वो कॉफी लेके जा रहा था, और कैसे प्यून टकरा गया बोलते हैं। वो उसने जैसा बताया, मैं तो था नहीं वहां फिजिकली, बताया कि सर वो कॉफी और चाय बस बिस्किट वगैरह कुछ लेके जा रहा था, वो पीछे ताकते जा रहा था और मेरे को मतलब मेरे से आके टकरा गया और मेरे ड्रेस पर ही गिरा दिया ऑन द स्पॉट। उधर कॉल हुआ, वो दरवाजे पे खड़ा, उधर से आके टकरा के गिरा दिया। उसमें आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? तो नो आप तो कहेंगे कि सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कैसे गए भैया? पूरे कॉफी लगी हुई है और कॉफी से चले गए। लेकिन आप मजेदार चीज और क्या है पता है? उसका इंटरव्यू में नंबर था और मेंस में उतना नहीं बन पाया, मतलब इंटरव्यू में पास कर गया फिर भी उसका नंबर नहीं है, मतलब इंटरव्यू में फेल नहीं किया उसको। तो ये इसलिए ये माइंडसेट है। बहुत बार क्या होता है ना, लोग
इसमें बहुत बड़ा ये बना लेते हैं, आपका मेरिट बहुत मायने रखता है, लास्ट मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। ये नहीं कि अरे यार चाय गिर गया यार, अब तो जा ही नहीं सकते, तो कितने लोग होते हैं ना इतने डरपोक होते हैं, डर के मारे यार चाय गिर गया अब क्या बोलेगा, ऐसे ही भगा देगा मेरे को, मेरा तो पक्का है भगवान सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे ही साथ सब कुछ। आप अकेले नहीं है सर, 140 करोड़ में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, मोदी जी के साथ भी होता है, तो हम लोग तो छोटे ही लोग हैं, ठीक है ना, उतना सोचना ही नहीं है, निगेटिविटी मतलब कहीं नहीं रहेगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आए क्वेश्चन का आंसर तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कॉन्फिडेंस कि हाँ कर तो लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा चीज है, ठीक है, तो वो चीज नहीं। अब बहुत नंबर, हाँ बोलिए सर इस बार मतलब नंबर भी कम रिजल्ट दिया है सर, 2.5 टाइम्स ही दिया है। हाँ, तो अच्छी उतना ही बात है, देना पड़ेगा। चलिए उसमें लकी है कि आप लोग हो गए सिलेक्टेड, तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए गॉड, Yes, sir. सबसे बड़ी चीज थैंक यू बोलिए, भगवान को गाली देने से अच्छा है कि भगवान को थैंक यू बोलिए, जो मिला बहुत मिला भाई, कितने लोग तो तरस रहे हैं पीटी होने के लिए, जो 3-3 लाख दे के बैठे ना, वो कहते हैं कि सर आप पीटी निकलवा दीजिए सर, पीटी के लिए लोग हम लोग तरस रहे हैं 3-3 4-4 अटेम्प्ट से, ठीक है, तो आप लोग तो बहुत आगे की चीज हैं, आप सोच लीजिए, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा थैंक्स बोल रही हूँ ये सर कि आपका हमारा वीडियो एफर्ट बहुत दिया काम है। आया। सर आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहता है सर, बहुत समझ में आता है सर। देखिए सर मेरा तो एक ही कोशिश होता है कि हम लोग चीजों को देखिए, मेरा एक ही टारगेट होता है कि डेप्थ लेके जाए, मेरा ये कहना है कि जज मत बनिए, जज सब कोई बन जाते हैं, आप देखे होंगे प्रैक्टिकल में, पता नहीं आप में से कितने लोग कोर्ट फेस करते हैं, हम लोग तो जाते हैं तो कोर्ट में देखते हैं कि जज तो होते हैं, एक होता है कि जूनियर भी आकर के सुना के चला जाता है, वो चीज बड़ी खराब हो जाती है, जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो खैर हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर कर गए पटना हाई कोर्ट के, तो बोलते हैं ना नया नया आते हैं, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो इंग्लिश छड़ी रहती है माथे पे, या नशा होता है या यंग एज होता है वटेवर, तो मैं और मेरे दोस्त जो थे साथ में गए, एक हाई कोर्ट के जज साहब थे, तो नाम नहीं लूंगा, यूपी से थे प्रॉपर, वो बलिया साइड के, अब तो रिटायर करके शायद हैं या नहीं है पता नहीं है, तो बेल लेना था, बेल का सिंपल सा मैटर था, जाके भाई साहब ने, मेरे जो दोस्त था सबने जाकर पूरा जितना इंग्लिश में बोल सकता था भाई साहब ने बोल दिया, बोलने के बाद जज साहब बोलते हैं कि अच्छा बोलिए और क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, तो वहां पर एक सीनियर बैठे थे, उन्होंने कहा कि सर इनको बेल चाहिए, बोलते अच्छा बेल चाहिए, दे दीजिए दे दीजिए, तो ये सिचुएशन कितनी खराब होती है ना कभी कभी, वो आप समझिए, तो मतलब जज बनिए तो एक इस लेवल का बनिए कि आपके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट भी कोई लेके जाए ना तो पलट के ना लाए, इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए अपना, बस मेरा इतना ही टारगेट है, और ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, हाँ, तो हम लोगों के लिए सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये बताइए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना है, फटाफट चलते हैं जल्दी से। 37 सर। 37, 37। 37। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितना है बच्चों वाले क्वेश्चन? 484। 484। ओके, अच्छा ये बताइए कितनी बार संशोधन हुआ है सीआरपीसी? बताइए, चलिए देख के बताइए, टाइम दीजिए, कितनी बार संशोधन हुआ है, कितने लोग देख के बेयर एक्शन बता सकते हो, बताइए। देख के भी नहीं बता पाएंगे सर। नहीं बता सकते, कितनी बार हुआ है, देखिए है तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क में दे देंगे आप लोग, क्योंकि ये खुद ही आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मिला तो बताइए, नहीं मिला तो बताइए। 2018, 2023। 3 बार तो दे रहा है, दिख रहा है सर। 3 बार बस, इतनी सर देरी 3 क्या? तो नहीं सर, सर 4 या 5, सर 5 तो पता है, सर 83 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में सर, हुआ, सर 2013 2018 में हुआ था सर। सर 13 में हुआ है, हाँ 30 हुआ है सर। नहीं, मेरे को टाइम्स बताइए सर 13 कितनी में हुआ है। बार, कितनी बार, वो मेरे को मत बताइए, नंबर ईयर मत बताइए सर, मेरे को कितनी बार बताइए, 1 बार 2 बार 3 बार 20 बार 100 बार 50 बार, कितनी बार हुआ, बस इतना बताइए मेरे को। नहीं पता सर नहीं पता। ये पूछा हुआ है सर, टेक दिस सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं सीरियसली। सर, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जब हमको एक्ट ही नहीं पता है तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, और आपके बेयर एक्ट में है, मैं आपको बता सकता हूँ, जिनका भी हिंदी इंग्लिश जो भी होगा ना, आप देख लीजिएगा अपने पास बेयर एक्ट में, एक आप लोग शुरुआत सर से 20 टाइम्स सर। हाँ अब जाके अब सही आंसर है 20 Yes, sir. टाइम्स, बिल्कुल सही आंसर है 20 टाइम्स, 20 बार संशोधन हुआ है, और पहला संशोधन कब हुआ था? सर 1974 में ही हो गया था सर। और लास्ट संशोधन कब हुआ है? 2019 2019, 2018। 19 19 19 19 सर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है, तो 1974 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, 2019 में, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ढूंढते रहते हैं, जज बनने के बाद भी लोग ढूंढते हैं, ये फैक्ट तो बता पहला बार देखा सर हम लोग तो। हाँ, तो ये 20 बार है, ऐसे ही आपको याद कर लेना है, आईपीसी का भी देख लीजिएगा, एविडेंस एक्ट का भी आप लोगों ने देख लेना है कि कितनी बार संशोधन हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें से जो मेजर अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, जो मेजर जिसको कहा जा सकता है, मेजर अमेंडमेंट कब हुआ था?
सिंपल क्वेश्चन। मेजर अमेंडमेंट बताइए कब हुआ? 2005 का सर। बहुत बढ़िया, 2013, 2005। बहुत बढ़िया। 2005, 13, 18, 2013 हाँ बहुत बढ़िया, और 18। बहुत बढ़िया। ये 3 मेजर कहे जाते हैं जिसमें अभी तक के लिए 5, 13, 18 ये मेजर अमेंडमेंट हुए जिसने पूरे सीआरपीसी को कहिए हिला कर रख दिए, बहुत बड़ा चेंजेस ला दिए, मेजर चेंज कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हो गए, उसके अलावा हमारा अमेंडमेंट कितने बार हुए वो भी पता चल गया। नाउ अब यहाँ पर ये बताइए कि कितने शेड्यूल है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन 2 दो शेड्यूल सर, शेड्यूल 2 शेड्यूल सर। 2 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल किस चीज को डील करता है? ऑफेंस एंड पनिशमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। क्लासिफिकेशन। हाँ जो है वही कोशिश करिए, कोशिश ये रखनी है कि जो है वहां पर वो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया है? ऑफेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। ओके ठीक है, तो कौन से ऑफेंसेस को डील कर रहा है ये? आईपीसी सर। ओनली सर 2 आईपीसी? पार्ट में, आईपीसी सर 2 पार्ट आईपीसी में। एंड पहला पार्ट आईपीसी स्पेशल का एंड है, लोकल। दूसरा अदर लॉस के लिए। देखिए ये एलएलएम के स्टूडेंट को ज्यादा पता है। ये आईपीसी अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एलएलएम करना चाहिए, बट एलएलएम क्या है ना, एजुकेशनल डिग्री, तो पढ़ना ही पड़ना, तो पढ़ते पढ़ते इनको पता चल गया, और प्रैक्टिस करने वालों को भी कम पता रहता है। हाँ ठीक है, तो एक आईपीसी, और इसके अलावा और क्या आएगा सर? अदर लॉज। अदर अदर्स लोकल एंड स्पेशल अदर लॉस सर। अदर लॉस। अदर लॉस, बहुत बढ़िया। अदर लॉज फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या है? सर फॉर्म्स हैं फॉर्म्स हैं सर। फॉर्म्स कितने फॉर्म्स हैं सर? 56 56। 56 56 फॉर्म्स दिया है। डेथ वारंट किस फॉर्म में दिया हुआ है? फॉर्म नंबर बताइए। 40। हाँ 32 सर, 32 है सर। 32 में चार्ज है, चलिए मैंने बता 32 में चार्ज है सर। हाँ बताइए, डेथ वारंट कहाँ दिया हुआ है भी कि नहीं है? जो यूपी से उनको तो बता देना चाहिए कम से कम इलाहाबाद से, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी में बहुत बार पूछा गया है, पीटी में पूछा जा चुका है। याद नहीं आ रहा है सर, पढ़ा हुआ है। तो ढूंढ के बताइएगा आप लोग, बहुत सिंपल है। 30 प्लस है, पहले बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, 30 प्लस। 37। 32 40 है हाँ 40। सर, सेक्शन ऑर्डर 40, फॉर्म नंबर तो डेथ 40। वारंट को क्या बोलते मैंने हैं? अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं डेथ वारंट, इसको टेक्निकल लैंग्वेज सर में ब्लैक वारंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? इसको, ब्लैक वारंट सर, ब्लैक वारंट भी बोलते हैं। ब्लैक वारंट बोलते हैं, और क्या नाम है इसका? तो कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ until डेथ। death. डेथ वारंट। और ये कौन जारी करता है डेथ वारंट? हाई सर कोर्ट की सेशन तरफ से कोर्ट मेनली करता कंफर्मेशन है आता और है। हाई कोर्ट कंफर्मेशन करता है। नहीं नहीं, इतना नहीं बताना है, सिंपल आंसर देना, यही आप लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए किसी ये को सेशन बताना- कोर्ट करता है सर। हाँ कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट का काम है सजा कंफर्म करना, वारंट हाई कोर्ट थोड़ी स्टेट में जारी। कंफर्म करता है सर, सेशन कोर्ट। ये आंसर कहाँ मिलेगा कि हाई सेशंस कोर्ट करता है? तो सेक्शन 368, 368 में कंफर्म। 366, तो 366 में कंफर्मेशन की बात की। 366 है सर। देखिए सर Yes, sir, 366 में एप्लीकेशन देता है सर, 368 में कंफर्मेशन देता है। 365 में होगा सर वो। देखिए ये आपके सामने है लिखा, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ। मिल गया? मिला? यस सर। कुछ नहीं है सर, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। जितने फॉर्म्स आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ नीचे देख लीजिए, बस यहाँ पर किसका क्या है, बस यहाँ देख लेना है। टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए जेल प्रिजनर, सब कुछ है। अब यहाँ पर बताइए कि कौन भेज रहा है, कौन सा कोर्ट भेजेगा? जिस कोर्ट ने सेशंस कोर्ट, जो कोर्ट सजा देता है वही कोर्ट देता है। यहाँ पर पहले में क्या लिखा है देखिए, वेयर एज सो एंड सो, इसका नाम छोड़ दीजिए, देखिए प्रिजनर छोड़ दीजिए, हैज बीन वारंट ऑफ द कोर्ट डेटेड सो एंड सो बाय कमिटेड टू योर कस्टडी सिंस डेथ, and whereas the order of the high court confirming the said sentence has been received by this court, this is to authorize and require you to carry the said sentence in execution by causing so and so hanged by neck until he be dead at so and so। अब यहाँ पर देखिए डेथ सेंटेंस के लिए ये यहाँ पर क्या है, वारंट एग्जीक्यूशन यानी फांसी पर चढ़ाने के लिए ये सेक्शन 413 414। तो यह रटना नहीं है, आप अगर बारीकी से सिर्फ फॉर्म्स को भी एक बार एक झलक देख लेंगे तो आपको सेक्शन जुबानी याद हो जाएगा। तो 413 414 ठीक है। और ये सजा कौन देता है? सजा देता है सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट ही देता है, यानी एडीजे दे सकता है, सेशन जज दे सकता है। तो वो क्या करेगा, वो सजा दे दिया, अगर वो सजा दे रहा है तो उसी का साइन रहेगा, नॉर्मली उसी का साइन रहेगा। इंचार्ज अलग कहानी हो गई, इसलिए मैंने बोला जनरल रहेगा।
हाई कोर्ट का काम क्या है? कंफर्मेशन करना। हाई कोर्ट कंफर्मिंग, यहाँ पर क्या लिखा है? कंफर्मिंग। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल आपको पता चल गया, सेकंड शेड्यूल आपको पता चल गया। फर्स्ट शेड्यूल में दोनों तरफ, फर्स्ट शेड्यूल में आईपीसी के अंदर होने वाले अपराधों की पूरी बकायदा लिस्ट है। इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेज हैं उन सारे की लिस्ट है, मतलब एक तरीके से उसका एक शॉर्ट समराइज बताया है कौन से ऑफेंस हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। ओके, नाउ अब उसके बाद जो नॉर्मल कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है कहाँ से? रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी वजह से क्या चेंजेस हुए सीआरपीसी में? मेजर चेंज क्या हुआ 2019 के अमेंडमेंट? एप्लीकेशन सर होल ऑफ द इंडिया पे हो गया। नहीं सर, इंक्लूडिंग इन, हाँ बताइए। स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज को ट्राइबल एरिया छोड़कर पे बाकी सारे जगह पर हो गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल हो गया जैसे बाकी इंडिया पर हो रहा था। हाँ, तो 2019 का अमेंडमेंट किस लिए लाया गया था? व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर दैट? तो जम्मू कश्मीर के लिए मिल will be applicable on स्टेट ऑफ जम्मू एंड Jammu and कश्मीर। हाँ, तो ये अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर को, यानी 2019 का अमेंडमेंट क्या करता है? सीआरपीसी को जम्मू एंड कश्मीर रीजन पर, उस क्षेत्र पर लागू करता है। बस इतनी सी बात, शॉर्टकट। 2019 का जो अमेंडमेंट है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सीआरपीसी को एप्लीकेबल बना देता है जम्मू एंड कश्मीर पर। दैट्स इट। नागालैंड वागालैंड भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर सही था, गलत नहीं था। लेकिन 2019 का जो मेजर अमेंडमेंट था वो पर्पस बता दिया। नाउ अब इसके बाद सिंपल सी कहानी कहाँ से शुरू होती है? डेफिनेशन से। इसमें बेसिक जो बहुत बार जो पूछा गया है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपसे बहुत बार सिंपल सिंपल पूछेंगे। पहले पूछते थे कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस? कौन बता सकते हैं जल्दी से? given in first schedule, arrest without warrant by the police. कहाँ पर डेफिनेशन ये दिया हुआ है? पुलिस 2C में sir. तो उसी में है। कॉग्निजिबल केस, Same cognizable offense, cognizable case, same meaning. सेम में नॉन कॉग्निजिबल तो 12 में है। 2L में sir. 12 में टू L. एल। ओके, चलिए। प्लस कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल केस, ठीक है। इसमें तो ये सबको पता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉग्निजिबल ऑफेंस? ये पूछते हैं, ये सब आपको रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल पूछेंगे। सर वैसे ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी दिए किसी मैटर पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट। तो शॉर्टकट में ना बोलते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट। Yes sir. विदाउट वारंट। ज्यादा दिमाग ना लगाएं। Sir advocate है ना sir, घुमा के. अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना। सबसे सिंपल कहानी हो गई अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें कहेगा कि सर कहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर कहाँ जाएंगे? First schedule. सेक्शन 40। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी। कहीं सेक्शन पे मत जाइए भगाया, ठीक है। सो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी का जाएंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट की कहानी वहां पर आ जाएगी। नॉन कॉग्निजिबल क्या है? वो भी वहीं पर दिया हुआ है। अच्छा, कौन सा केस किस कोर्ट में ट्राइबल है, किस कॉलम में दिया हुआ है? बिना देखे बताने की कोशिश कीजिए, बिना देखे तो कोशिश कीजिए, याद है तब बात करें। पार्डन सर। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा, कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस किस कोर्ट के अंदर ट्राइबल है? ट्राइबल बाय हुम? फिफ्थ में ये है किस sir. कॉलम में दिया हुआ है? बिना देखे कोशिश कीजिए बताने का। कोई फिफ्थ कॉलम में मेरे ख्याल से सर. उनके हिसाब से फर्स्ट शेड्यूल के हाँ? 5th कॉलम में सर, फर्स्ट शेड्यूल के 5th कॉलम में। फिफ्थ कॉलम फर्स्ट शेड्यूल फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ कॉलम, दोनों आंसर गलत है। तो 6 है सर। सिक्स्थ जाके देख लीजिए, सिक्स्थ कॉलम है। यही सब वाली, यही सब पूछ लेंगे 2 मिनट में। सिक्स्थ कॉलम है, ध्यान से देखिए। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 6 कॉलम है. तो 6 देयर है, आर 6 टोटल 6 कॉलम। है फर्स्ट कॉलम में क्या है? सर। सेक्शन के नाम दिया मिलने ऑफेंस। फर्स्ट कॉलम में क्या है? सेक्शन है सर. फर्स्ट सेक्शन, पहला सेक्शन है सर, सेकंड कॉलम में दूसरा ऑफेंस है, ऑफेंस, ऑफेंस, तीसरा में पनिशमेंट, पनिशमेंट, चौथा में कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल है कि फिफ्थ में बेलेबल, नॉन बेलेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और सिक्स्थ में बेलेबल नॉन ट्राइबल बाय हुम। ट्राइबल। क्लियर? एसओपी सीबीपी। हाँ, तो ये याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में डालिएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये सब मतलब कॉमन है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ये पूछेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जरूरी नहीं कि आपको हर एक सेक्शन आईपीसी का याद हो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्ट में चलेगा केस, हाँ या ना। यस सर। जहां लिखा है एनी मजिस्ट्रेट, वहां किस कोर्ट में केस चलेगा? कम ऑन, एनी मजिस्ट्रेट किस कोर्ट में चलेगा? निकाल के देखिए शेड्यूल में जाकर। एनी मजिस्ट्रेट अगर मतलब
सर अगर दिया सर हुआ है मेनली फिर बहुत अच्छा। फर्स्ट क्लास देखिए के यहाँ पास चलेगा। ऐसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है एनी मजिस्ट्रेट, किस कोर्ट में चलेगा ये? सर मेनली सर ये जुडिशियल में फर्स्ट क्लास के पास ही चलता है। हाँ चलता है सर, थोड़ी आवाज। सर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जरूरी है? सर नहीं सर सीजीएम जरूरी नहीं है किसके सर, बट पास, सर सीजीएम में सीजीएम चलेगा किसके सर। पास इसको सीजीएम में चलेगा? भेजते? ओके। सर मेरे नहीं सर, सीजीएम अगर अपने खुद अगर करते हैं ट्रायल तो ठीक है, नहीं तो अगर वो जिसके पास भी transfer करते हैं। सेकंड क्लास में स्टेट में चलेगा कि नहीं चलेगा, बस इतना बताइए। तो चल नहीं सर, सकता है। कर सकता है सर, 6 मंथ तक का है। अच्छा एक बात बताइए, चोरी का धारा है, बिना देखे बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, मैं अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से देखिएगा। ये बताइए कि चोरी सेक्शन 379 में पनिशमेंट है, इसका केस किस कोर्ट में चलेगा? सर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास चल सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट के पास चल सकता है। उसका 2000 रुपीज या 200 का कुछ प्रोविजन दिया गया है इसमें। हमारी हाँ। ठीक है, तो उसमें हमारी क्या है भी सर? आता है चोरी। किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल सकता है, मृत्युंजय जी हाँ बता रहे थे, हाँ बताइए कुछ। नहीं सर, पहले आपने अपने ही पढ़ाया था सर, थोड़ा याद कर रहे थे सर, आपने ना ही पढ़ाया था ठीक सर। ठीक है, अच्छी बात है। किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल सकता है, लेकिन अब मजेदार चीज क्या है कि यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, इसमें सर ये डाउट नहीं। सीजीएम कोर्ट में जाएगा, सीजीएम उसको कमिट करेगा कि किस कोर्ट में चलेगा सर। सीजीएम एनी कमिट मजिस्ट्रेट करेगा, कमिट शब्द नहीं बोलिएगा, ठीक है, कमिटमेंट नहीं ट्रांसफर होता, से हैंड ओवर, मेक ओवर, इसके लिए सही शब्द है मेक मेक ओवर। ओवर, मेक मेरे को ओवर, सौंपना। कमिटमेंट एक प्रोसीजर होता है जो सीआरपीसी में बाकायदा दिया हुआ है, ये सर ठीक है। 323 मतलब हम लोगों को अपना शब्दों का इस्तेमाल सोच सोच के करना है, क्योंकि वहां पर बैठे होंगे आपकी बात पकड़ने के लिए, और निगेटिव चीज ज्यादा दिखती है ना लोगों को, पकड़ लेंगे, आपका 100 क्वेश्चन आंसर सही दिया, एक गलत किया, उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो कमिटमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, मेक ओवर होता है, जहां पर मजिस्ट्रेट जो है ट्रांसफर कर देता है केस को या अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को दे देता है। आंसर सही है, 379 का चलेगा किसके यहाँ? किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ। ओके बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डकैती के मामलों को देख सकता है कि नहीं देख सकता है? आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप बहस कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं विदाउट वकालतनामा, तो क्या आप डकैती के मामले को देख सकते हैं, मतलब उसमें डील कर सकते हैं? डकैती सेक्शन कौन सा लगे, मैंने सिंपल बताया डकैती। डकैती 391 से 393 सर। हाँ मैं आ रहा हूँ 390 पे आ रहा हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? चल सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ, यस और नो? तो चल सकता है। कैसे चलेगा सर? नहीं सर, वो तो हमने को कोर्ट ऑफ सेशन में देना पड़ेगा अपने को। यहाँ लिखा तो है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, डिटो डिटो डिटो, यहाँ पर आ गया रॉबरी, यहाँ आ गया डकैती 395, डिटो 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 यहाँ। सर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है सर। हाँ तो वो अच्छा मर्डर इन डकैती को। ओके, देखिए ध्यान से देख लीजिए, कोर्ट ऑफ सेशन है, यस सर, कोर्ट ऑफ सेशन। सेशंस कोर्ट में चलेगा, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग रॉबरी ले लें, तो रॉबरी तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चल सकता है ना? यस सर। यस। तो अब बताइए रॉबरी चलेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ? सिंपल क्वेश्चन उनका ये होता है कि क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ रॉबरी के ट्रायल चल सकते हैं, whether this offense can be triable for the court of first class magistrate। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। दे रखा है सर, तो होता होगा। अरे ऐसा No कोई idea। तो दे रखा तो जबरदस्ती है। बट नो आइडिया अबाउट दैट। तो इसका कुछ ट्रिक बताइए सर। ये तो एक तो हम बता क्योंकि ही एक देंगे। बार मैंने कोर्ट में देखा है कि लोगों ने चोरी के मामले को रॉबरी का बताकर सीजीएम कोर्ट में डाला था, हाँ बट लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनका, ट्रांसफर हुआ, कमिट हुआ, नहीं पता। अच्छा, तो अभी इसमें क्या आंसर है आप सबका, सबसे पूछ रहा हूँ, सबके लिए, सबको। चलेगा सर मेरे अकॉर्डिंग। सर चल सकता। कैसे चलेगा सर? रीजन बताइए क्यों चलेगा? 10 साल का सजा है सर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना सजा दे सकता है, ये सर जल्दी? 7 years। तो फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 7 मजिस्ट्रेट ईयर्स। 5 years सर। हाँ ये कहाँ लिखा सर है? मैक्सिमम सर सीजीएम, सर मैक्सिमम अगर 7 सीजीएम years। देगा तो 7 ईयर का देगा, और अगर ऐसा फर्स्ट क्लास देगा तो सर 3 ईयर का सेक्शन देगा। 29 के अकॉर्डिंग सर। हाँ हाँ सेक्शन 29, देखिए सेक्शन जुबानी याद है, ठीक है। ये बताइए
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना सजा दे सकता है, ये तो कॉमन। सर मेनली वो 3 ईयर का है। 3 साल सर, कौन बोल रहे थे 10,000 10,000 तक का फाइन। कौन बोल रहा था 5 साल 7 साल, जो भी बोल रहे थे गलती हो रहा था, ठीक है। सर वो सीजीएम के लिए, सर सीजीएम 7 CGM साल के लिए के 7 देगा। years, सीजीएम के लिए कितना होगा? 7 years 7 7 साल। ईयर 7 इयर्स। फाइन कितना है? unlimited सर है, मतलब कितना भी कर सकता है unlimited। रीजनेबल, हाँ अनलिमिटेड है बट Reasonable, रीजनेबल। सर, वो एक्सेसिव नहीं होगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल सर, 1 1 year साल और 5,000 तक का फाइन। 5,000। 5,000 तक का जुर्माना, 5,000 3 साल और 10,000 तक। 10,000। अब ठीक है ना, अब तो किसी को डाउट नहीं है। Yes. देखिए वो चलेगा, मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। इसमें एक छोटी सी बात जान ली, अक्सर बहुत बार पूछा, बहुत लोग गड़बड़ करके आते हैं। यहाँ पर पढ़िए ध्यान से एक लाइन, मैं अक्सर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है रॉबरी, रॉबरी के लिए क्या सजा दिया है? रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर 3 एंड years। फाइन, आया ना? Yes sir, यस तो सर। क्या लिखा है इन्होंने? रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years 10 ईयर्स 10 लिखा है ना, प्लस और फाइन है कि एंड फाइन है? plus fine। प्लस फाइन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, यानी RI 10 साल के लिए हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अप टू 10 ईयर्स, यानी अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इनमें से कोई भी दे सकता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जब पावर है 3 साल तक का देने का, तो कहेगा कि नहीं भैया केस के हिसाब से, केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से 3 ही साल तक के लिए मुझे देना है, दे सकता है, मुझे से दे सकता है। समझ रही है बात? अब अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कि नहीं, जो डकैती, ये सॉरी रॉबरी का जो मामला मेरे पास आया है, इसमें कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए, या 10 साल की सजा होनी चाहिए, या 8 साल की सजा होनी चाहिए, जो उसके पावर से बियॉन्ड है, तो उस केस में क्या करेगा? सेक्शन है 325 CRPC, पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। उसमें क्या करना है? केस उठा करके सीजीएम को जाकर फॉरवर्ड सीजीएम कर को देना, फिर बस। सेक्शन 325 CRPC लगेगा हमेशा। ये अक्सर हम लोग शेड्यूल पढ़ के पागल होते हैं कि मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, सजा देने का पावर है 3 साल, और ये कर रहा है भाई साहब, ट्रायल कैसे कर रहा है ये 10 साल वाला, 10 साल के केस का ट्रायल कैसे कर रहा है? पागल हो जाते हैं लोग, शुरू जब पढ़ते एकदम। तो ये ऐसा नहीं है, उसका प्रोविजन है 325 के अंदर है, ठीक है। ओके, तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हो गया। उसके बाद वेलेबल नॉन वेलेबल में क्या है, सबको पता है ये सब कॉमन Yes, चीजें हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, लड़कियों से पूछते हैं नॉर्मली, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, वेलेबल नॉन वेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, तो पूछ लेंगे। इसके अलावा और सी चीजें छोटी छोटी पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या पूछ सकते हैं आपसे? complaint। हाँ कंप्लेंट बिल्कुल पूछेंगे, ये मैं बोलने ही वाला था, कंप्लेंट ये आपसे पूछेंगे। कंप्लेंट, व्हाट इज कंप्लेंट? सर सेक्शन Sir, 2 complaint may be written or oral, D। about the offense and सर मैं बोलना चाहूंगा order सर। for taking हाँ an बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये एक हाँ बोलिए। कंप्लेंट, एक रिक्वेस्ट होता है कोर्ट में जाके कि जाके वो एक्शन ले। in order for taking an action। सेक्शन 2D में दिया हुआ है, हाँ, हम ठीक। मजिस्ट्रेट 2D के में कोर्ट में डिफाइंड है जाते सर, हैं। और ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता। एक एक करके 2D में सर हम मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर हाँ। कंप्लेंट जो है वो ओरली या रिटन दे सकते हैं, सो हाँ। दैट दे कैन टेक कॉग्निजेंस ओवर द मैटर अगेंस्ट होम? अगेंस्ट एनी पर्सन सर, Against वेदर any नोन और person? अननोन। यस सर, वेदर नोन against the और अननोन। offender। ओके ठीक है, अगेंस्ट होम। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए CRPC 125 सबको पता है, मेंटेनेंस। यस सर। मेंटेनेंस इज ए कंप्लेंट और नॉट? No sir, it is not a complaint because there is no offense। ओके बहुत बढ़िया। चलिए, समन्स केस और वारंट केस क्या होता है, फटाफट। सम्मन केस जिसमें पनिशमेंट लेस देन 2 years है, वारंट केस जिसमें पनिशमेंट मोर देन 2 years है, डेथ, लाइफ 2W और 2X में सर डिफाइन है। 2X में कौन है? समन? नहीं सर, वारंट सर, सम्मन नहीं सर, और 2W में वारंट। वारंट है। तो सही तो लिखा था। ओके चलिए, वारंट केस ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस समन जिसमें केस 2 वारंट? साल हाँ 2 साल से ज्यादा का हो रहा है तो तो वारंट, सम्मन है। 2 साल से कम का है तो सम्मन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको आइडिया लग गया ना, कि कौन कौन से डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ये सब नॉर्मली पूछते रहते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने दिखा दिया है। ये पूछते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज का डेफिनेशन बताइए तो। सर फॉर्मल एक्विजिशन हम्म against the accused, basically it is an to warn the accused
सर चार्ज का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है और आपको उसके हाँ, आप उसको डिफेंड करने के लिए अपने तरफ से एविडेंस वगैरह ला सकते हैं। ओके। और कैन बी मोर हिट देन वन। ओके, और कुछ चार्ज क्या हो सकता है इसके अलावा? और कोई बताइए जल्दी से। ये पूछेगा, पक्का पूछेगा। चार्ज आप ही को बनाना है, Yes, sir. जज साहब नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो चार्ज क्या होता है? So there are जिस charge पर्टिकुलर बोलिए बोलिए, वन बाय वन। जिस जिस पर्टिकुलर सेक्शन में सर किसी भी ऑफेंडर को बुक किया जाता है सर, हम्म मेनली उसी को चार्ज बोलते हैं, जिसके लिए चार्ज या उस पे जो जो एलिगेशंस लगे हैं वो किस किस एक्ट मतलब किस किस प्रोविजन में आते हैं। चार्ज रिटेन होता है कि ओरल होता है? सर रिटर्न होता है, फॉर्मल रिटर्न होता एक्विजिशन। रिटेन मैंने होगा बोला सर। ना, इट्स अ फॉर्मल रिटर्न एक्विजिशन। फॉर्मल रिटर्न रिटेन एक्विजिशन। एक्विजिशन। ये सर। आगे एलिगेशन बोलिए सर, एक्विजिशन क्यों बोलेंगे? एलिगेशन, फॉर्मल रिटेन एलिगेशन। ओके, ठीक है, ये सिंपल है। चार्ज क्या होता है? चार्ज का डेफिनेशन सेक्शन के अंदर नहीं है। सेक्शन कौन सा लग रहा है? 2B। तो चार्ज का डेफिनेशन कहीं भी सर दिया हुआ सेक्शन नहीं है। 211 सर। क्या सर? 211 211 टू सर 200 हाँ, वो है 211। डेफिनेशन। 224 चार्ज का डेफिनेशन है क्या? 2B सर। Yes sir, 2B 2B में there is नहीं सर। charge is not defined है sir। दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस Yes इज sir। नॉट अ डेफिनेशन। आप बोल सकते हैं, बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि सेक्शन 2B के अंदर देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ चार्ज, बट सिंपली इट सेज कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड मोर देन वन। यहाँ पर यहाँ कह रहा है मोर हेड्स देन वन, दैट्स इट। चार्ज का मतलब क्या होता है इसको पढ़ के आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चार्ज का मतलब क्या? चार्ज अगर समझना है तो आप जाइए से कहां पर, फॉर्म नंबर 32 में। फॉर्म नंबर 211। 32 से समझ में आ जाएगा कि क्या है। हाँ, सेक्शन ठीक है, आपको बहुत अच्छा याद है और सबको याद रखना भी चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन फॉर्म 32 में जाएंगे तो आपको चार्ज का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज नथिंग, ये सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और शॉर्टकट भी है। चार्ज क्या है ये मैंने बताया भी है, फॉर्मल रिटन एलिगेशन। तो फॉर्मल तो होता ही है, इसका चूंकि एक फॉर्मेट बना हुआ है। रिटन होगा हमेशा, नो डाउट, और एलिगेशन तो मतलब आरोप। हमने यहाँ पर चार्ज बहुत डिटेल से बताया था, उसमें बताया था कि 2 बजे दिन में यहाँ जा रहे थे तो उसने 2 थप्पड़ मारा तो क्या लगेगा, अगर चाकू से मारा तो क्या लगेगा, मर्डर कर दिया तो क्या, वो सारी चीजें डिटेल से रहती है। तो मतलब फॉर्मल है, रिटन है और एलिगेशन होता है। ठीक है, एलिगेशन। ये याद रखिएगा कि किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है और क्या इसका मीनिंग है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस, नो डाउट, कंप्लेंट देख लीजिएगा, यानी सबको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसको छोड़ दीजिए, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? अब सामने आंसर है तो सर बोल। ये सर कलेक्शन सर ऑफ पुलिस एविडेंस करती है है सर सर। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। बाय होम, कौन करता है? by the police officer or any person authorized by the एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। magistrate। मजिस्ट्रेट। चलिए, इसमें और कुछ नहीं करना है। नॉन कॉग्निजेबल, ये आपको पता ही है, ऑफेंस तो पता ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस का डेफिनेशन यहाँ पर 2N में है और आईपीसी में किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? सेक्शन 40 में दिया हुआ है सर, और सेक्शन 3 40। क्लॉज 38 जनरल क्लॉज एक्ट में दिया हुआ है ठीक, चलिए, यहाँ पर प्लेडर का कोई लेना देना नहीं है, आपके काम की चीज सारी यहाँ पर सर। हो प्लीडर चुकी के है। लिए यहाँ पर 2U है, बस काफी है। समन्स केस, वारंट केस हम लोग बात कर चुके हैं। पुलिस रिपोर्ट पे आपको, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए अभी डिस्कस करेंगे। ओके, विक्टिम का मतलब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, 2WA। विक्टिम यस इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर, मतलब सारे गार्जियन। चलिए अच्छा, एयर किसको बोलते हैं? सर, जो लीगली आपके आपके स्टेट को या आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। एयर कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर? विक्टिम के अंदर एयर शब्द आया है, सोच के बताइएगा आराम से, ये भी जो पूछा। आपको सर आगे लीगली रिप्रेजेंट कर रहा हो कोर्ट ऑफ लॉ में। लीगली रिप्रेजेंट कर रहा था उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल देंगे। सर। एयर क्यों? लीगल हेयर सर, मैं भी मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। लीगल हेयर एक्सेशन जो कि मतलब जो एसेंडेंट डिसेंडेंट है जो फैमिली के, मतलब मेरे ऊपर और नीचे जो। मेनली सर वो डिसेंडेंट को लेते हैं सर, अपर लोअर मतलब लोअर ऑर्डर में, अपर ऑर्डर को नहीं लेते हैं। हम्म सर वो आपके अपर ऑर्डर के लिए ये गार्जियन। आपकी चीजों के लिए वो सर ये आप
ऐसा आता है जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए, वहाँ पर एयर कौन हो सकता है? खून का जब रिश्ता हो उसके सकता है? गार्जियन एग्जीक्यूट में भी पेरेंट्स, हु कैन बी एयर? गार्जियन और पेरेंट्स दोनों अलग अलग चीज है। एयर कौन हो सकता है? हु कैन बी यस एयर? सर। ब्लड रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकता कोई है? भी हो सकता है सर, कौन हो सकता है? कोई भी हो रिश्ते कोई भी सकता हो तीन सकता तरीके सर से ब्लड बनते मैरिज, ब्लड हैं। और ब्लड रिलेशन, ब्लड मैरिज, से सक्सेशन। मैरिज से या एडॉप्शन। ओके, एडॉप्शन। हाँ तो एयर कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा, एयर कोई भी हो सकता है। एयर का जो एकदम एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है, हमें वो वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बट जो आप लोग बता रहे हैं बस इतना जान लीजिए, मरे हुए व्यक्ति से जो कनेक्टेड होगा किसी न किसी रिश्ते से और जो उसकी प्रॉपर्टी पर दावेदारी करता है वही पर्सन एयर होता है। एयर जीवित का होता नहीं ना, मरे हुए का होता है। ठीक है, तो डिसीज्ड पर्सन के केस में तो यहाँ विक्टिम है, विक्टिम के नीचे जो उसका लीगल एयर हो सकता है वो। ठीक है, नाउ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कब होते? थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है? नहीं हाँ सर सर, पहले अभी होते भी थे। है, प्रोविजन आसाम में पहले है, ही होते अभी हैं। भी है सर। आसाम में है, देखिए यही आंसर जानना था। आसाम, नागालैंड में? नॉर्थ ईस्ट में है सर। चलिए, ये हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन था, पता है ना? सर इसके बताइए। पहले वाले सीआरपीसी में था सर, हाँ, टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ऑफ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास दिया है ना, तो पहले वाले में था, 1898 वाले में था। चलिए, अब ये सब चीजें तो हम लोग जानते हैं, इसमें से हमारे काम का नहीं है। ये आपको पता है कितने तरह के कोर्ट्स होते हैं? कितने टाइप के कोर्ट्स हैं? कितने होते हैं? फोर टाइप्स चार सर। अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम हाइट कितने फाइव हुए सर, चार टोटल? सर। आपसे पूछा कितने हाइट, कितने? फाइव 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 फाइव। 5, 4, 5, 6, सही आंसर फोर बताइए। 4, 5, 6 तीन में से कौन सा ऑप्शन फोर सर सर। गलत? 5 भी गलत, फोर 6 सही आंसर सर बताइए। सिक्स सिक्स सर, सिक्स होते हैं सर। ध्यान से पढ़िए, 6 है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड बिसाइड्स द हाई कोर्ट के अलावा। तो हाई कोर्ट भी अपने आप में क्रिमिनल कोर्ट हुआ। इसके अलावा जो आप बताते हैं ना, हम लोग किसको बता रहे हैं? अदर कोर्स, अदर एनडीपीएस। कोर्ट, जैसे एनडीपीएस का कोर्ट हो गया, एमपीएमएलए वाले जो कोर्ट हो जाते पॉस्को हैं, एनडी की है। पॉक्सो हो गया, सीबीआई का कोर्ट हो गया, वो सब जो कोर्ट्स होते हैं वो सब भी क्रिमिनल कोर्ट ही होते हैं। ठीक है, तो ये 4, ये 5 और एक 6। ठीक है, टेरिटोरियल में कुछ नहीं करना, मेट्रोपॉलिटन में कुछ नहीं करना, कोर्ट ऑफ सेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, असिस्टेंट सेशन से कुछ नहीं। बस याद रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन रिप्रेजेंट करेगा? पीपी, पीपी पीपी सर, रिप्रेजेंट पीपी सर, पब्लिक ठीक है, प्रोसिक्यूटर। मजिस्ट्रेट, 224। स्टेट के कोर्ट कितने कितने मजिस्ट्रेट होते हैं? सीआरपीसी कितने मजिस्ट्रेट को करता है रिप्रेजेंट? सीआरपीसी में कितने टाइप्स के मजिस्ट्रेट का जिक्र किया गया? सर सीजेएम है, एसीजेएम है, एसडीजेएम है, एक एक करके फर्स्ट क्लास बताइए। मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। एक एक करके लेते हैं सारा। 5 है टोटल। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ले लिया, यस सर। क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट क्लास ले लिया, और बताइए। एसडीजेएम, फिर सीजीएम, एसीजेएम, अच्छा एसीजीएम, सीजीएम भी ले लिया, ओके चलिए सीजीएम भी ले लिया, और फिर एसडीजेएम एसडीजीएम सर, सर, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आगे, और स्पेशल स्पेशल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल स्पेशल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए बनते हैं? 1 ईयर 1 साल सर, बस, बहुत बढ़िया, फ्रॉम ठीक द है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सेक्शन 13 में दिया है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, इतना का पढ़ लिए तो काफी है। ये सब छोटी मोटी चीजें पूछेगा तो इसमें हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगाना है, ये सब आपका है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें याद नहीं, रखिएगा 7 साल का प्रैक्टिस कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 7 साल का प्रैक्टिस 24 24 सर। 24 के 7 में ही क्लाउज 7 दिया 7। हुआ है, 24/7 में ही यस सर, 7 ईयर्स दिया है। क्लाउज ठीक है, 7। बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें कुछ हम लोगों को अलग से करना नहीं है। इसमें आपको पता है कि एपीपी की जगह पर कौन आ सकता है? पुलिस ऑफिसर भी एपीपी की जगह पर आ सकते हैं, राइट? इंस्पेक्टर हाँ सर। सर, इंस्पेक्टर लेवल का सर। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं कवर। कल हम लोग है ना इस यहाँ से शुरू कर लेंगे, पावर ऑफ कोर्ट से डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे और सीआरपीसी फिनिश कर लेंगे। इसमें से सर कोई थोड़ा भी सा सर, हम्म, कल चार्ज में थोड़ा सा सर बताइएगा सर, चार्ज समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत पढ़ाई किया लेकिन। तो 4 से ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन चार्ज बता देंगे क्या है। हाँ सर। 4 से ज्यादा आपको क्वेश्चन भी किसी को नहीं पूछने वाला, 4 10 डेफिनेशन पूछ लेगा, उतना काफी है। अल्ट्रेशन वगैरह पूछ लेगा तो हल्का फुल्का, आप लोग का काम ज्यादा नहीं है ना उसमें, वो तो जज साहब के लिए, वो तो आप अलग है कि आप करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। किसी को ओके कुछ सर। कहना है तो कह सकते हैं। एनी एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते सर हैं। कल 7 बजे से अगर क्लास रहता तो अच्छा रहता सर। ठीक है, कल 7 बजे से कर देंगे, 7 से 8, ओके। ठीक, चलिए, आज के लिए रखते हैं स्टॉप। ओके, चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट सर, गुड नाइट सर। ओके।
सर, थैंक यू।